वी गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल बोलो जुबा केसरी शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open. कल इस समय तक यानी कल 5 बजे शाम तक पूरे तौर पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि देश कौन सा गठबंधन चलाएगा। पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि क्या नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री की पद की तीसरी बार निरंतरता में शपथ लेने जा रहे हैं, या इंडिया गठबंधन के दावों में दम है। सारा माजरा मसला बचा है अब 24 घंटे का, हद से हद। तस्वीर तो उससे पहले साफ हो जाएगी, लेकिन 24 घंटे के भीतर तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी शाम 5 बजे तक बसते। लेकिन एग्जिट पोल के बाद जो राजनीतिक परिदृश्य बना है वो विचित्र है। एग्जिट पोल पर आपको भरोसा ना हो, बात समझ में आती है, लेकिन जनादेश पर आपको भरोसा होगा पूरा, इसकी गारंटी तो दीजिए। एग्जिट पोल आप मान सकते हैं कि भाई हमको समझ नहीं आता ये विज्ञान, या हमको इस पर भरोसा नहीं, हम इसकी विश्वसनीयता नहीं मानते, क्रेडिबिलिटी नहीं मानते, ठीक बात है, मत मानिए, आपको अधिकार है। लेकिन भारत के चुनावी इतिहास में आज जो स्वर सुनाई दे रहे वैसे स्वर कभी नहीं सुनाई दिए कि जनता के जनादेश को ही आप कटघरे में खड़ा करने की मंशा जता रहे हैं। मंशा वो जनादेश होगा जो कल आएगा, वो एग्जिट पोल नहीं होगा भाई साहब, एग्जिट पोल है। उसको न मानने की और उस पर थेतरई करने की गुंजाइश नहीं है भारत के लोकतंत्र में। वो वैकल्पिक विषय नहीं होगा कि मानेंगे कि नहीं मानेंगे जनादेश को। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, यहां से चिंता शुरू होती, दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर हमारी सीटें हैं 295 300 तो वो असली जनादेश होगा, तो हम मानेंगे कि ईमानदारी से काउंटिंग हुई है। पूछा गया अगर उनकी आ गई, उनकी भाजपा वालों की, तो बोले अगर भाजपा वालों की 295 300 कुछ भी आ गई तो हम मानेंगे ये मैनिपुलेटेड है, फर्जी है, ये गड़बड़ घोटाला किया गया है, ये जनता का जनादेश नहीं। ऐसी विचित्र और दुर्धर्ष थेतरई आपने कभी सुनी किसी चुनाव में? कभी नहीं सुनी होगी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम मानेंगे चुनाव ठीक है, हमारी नहीं बनेगी तो हम मानेंगे चुनाव फर्जी है। ये भाव देश के एक दूसरे बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज एक कदम आगे जाके घोषणा कर दी कि डू और डाई के लिए देश तैयार है, करो या मरो की मुद्रा में आ गया है। नौजवानों ने कफन बांध लिया है सिर पे। कहां युद्ध होगा? कफन किस लिए बांध लिया? गर्मी में गमछा बांध ले सिर पे ताकि लू ना लग जाए, यहां तक तो बात मेरी समझ में आती है, क्योंकि टेम्परेचर 44-45 डिग्री में घूम रहा है। लेकिन कफन क्यों बांध लिया सर पर? कोई युद्ध हो रहा है, यूक्रेन जाएंगे, डू और डाई की स्थिति आ गई है, करो या मरो का आंदोलन होगा। अरे चुनाव में जनादेश, चुनाव में परिणाम का दिन लोकतंत्र के उत्सव का दिन है, करो या मरो की स्थिति की बात क्यों हो रही है? क्या पाकिस्तान ने हमला कर दिया है कि करो या मरो का नारा दें? करो मरो का नारा तो दिए अंग्रेजों के खिलाफ दिया था जब अंग्रेजों को भगाना था। क्या स्थिति है?
और इसके पीछे सेंस आप सोचिए, इसके पीछे जो मंतव्य है, क्या मनोनुकूल परिणाम ना आने के बाद उग्र प्रदर्शन की योजना है? मनोनुकूल परिणाम नहीं आए तो क्या सड़कों पर लोगों को उतारने की योजना है? क्योंकि करो या मरो और सर पे कफन और केसरिया चोला, ये सब चीजें तो तभी होती है जान हथेली पर लेके चले आए टाइप का। क्या करना चाहते हैं? आज विषय ये नहीं कि कौन जीतेगा, विषय ये कि जो पराजित होगा वो भारत के संसदीय लोकतंत्र का सम्मान करेगा कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। चुनाव आएंगे जाएंगे, जय पराजय होती रहेगी, लेकिन इतनी खींच, इतनी कुंठा, इतना गुस्सा, इतना एसिड मन में कि डू और डाई कर देंगे। और वो क्या करेंगे डू और डाई में, और क्यों करेंगे? ये लाख सवाल है। आप बता, कभी अपने जहन में जोर डालकर देखिए, दिमाग में, कभी आपने ऐसा कोई वक्तव्य किसी बड़े नेता का सुना था कि हम जीतेंगे तभी मानेंगे ईमानदारी से चुनाव हुआ, और दूसरा जीत गया तो हम घोषणा कर देंगे फर्जी है चुनाव? ये कैसी थितरई है? मोहल्ले में बच्चे गली में क्रिकेट खेलते हैं, बोले दूसरा आउट हो जाए, बिल्कुल ओरिजिनली आउट हुआ नियम कायदे के तहत, और खुद आउट हो गए, बोले ना ये तो नो बॉल थी। ये नहीं, मोहल्ले का क्रिकेट नहीं है, ये देश के 64 करोड़ लोगों का मतदान है, उसका जनादेश कल अनाउंस होगा, उसको सिर झुकाकर स्वीकार करना चाहिए सबको। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलते हैं। इस बार गांधी जी को याद करते हुए करो या मरो की तरह आंदोलित हो गई है। उन्नीस अप्रैल से शुरू हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व अपने आगाज से अंजाम तक आ पहुंचा है। 4 जून को होने वाली काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इधर सियासी गलियारों में भी मतगणना से पहले सियासी महाभारत का शोर सुनाई दे रहा है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने भी सवाल उठा दिए हैं कि 17C एजेंट के दस्तखत नहीं होते हैं, लेकिन एजेंट के पास वो फॉर्म 17C होता है, उसे जानकारी होती है कितना वोट पड़ा है। ये हमारी पार्टी के कार्यालय में हमारे पास पूरे हैं, क्योंकि हमें पता था कि बीजेपी किसी भी साजिश षड्यंत्र में शामिल हो सकती है, इसलिए जानकारी पूरी हम लोगों ने डे 1 से रखी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस चुनाव को करो या मरो वाला बताते हुए बीजेपी पर कई आरोप लगाए। अखिलेश ने चुनाव आयोग से अपील की तो वहीं एग्जिट पोल पर भी दलील दी। वहीं अखिलेश यादव का दावा ये कि यूपी में इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा सीट मिलेंगी। कहीं भी किसी जगह पर ऐसा नहीं दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग आए हों। उनके टेंट खाली थे, मैदान खाली थे, और इसमें से कई साथी ऐसे जो एग्जिट पोल में शामिल हैं, वो और उनकी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ मैनेजमेंट का भी काम करती हैं। तो जो लोग उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। यूपी की 80 सीटों का रण देश में नई सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाता रहा है। इस लड़ाई में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का दावा है कि हमारी जीत बड़ी होगी। लोग नारा लगा रहे थे ना कि खटाखट 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 बोल रहे थे ना। 4 जून को देखिएगा, ये खटाखट खटाखट हवाई जहाज में बैठेंगे, कोई इटली जाएगा, कोई जापान जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, ये खटाखट खटाखट भागेंगे सब। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चिंतन मंथन
और बैठकों के दौर चल रहे हैं। एग्जिट पोल के बाद बीजेपी में जीत का एहसास खुशी दे रहा है, तो वहीं विपक्षी खेमों में बैठक के साथ साथ छटपटाहट छाई है। विपक्ष ने ईवीएम से पहले बैलेट के रिजल्ट की मांग उठाई है। कांग्रेसी कुनबे में खरगे से लेकर सोनिया गांधी तक सक्रिय दिखे, तो बीजेपी के नेता भी चुनाव आयोग पहुंचे। जैसे इन्होंने बनारस में कहा 10 लाख पार की हवा निकल गई, 11 लाख वोट पड़ा, और अभी ये 400 जो बोला था 400 प्लस वही एग्जिट पोल दिखा रहा है। वो पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल तरीके से दबाव बनाने का काम है और लोगों को हतोत्साहित और लोगों को कमजोर करने का काम है। मैं अपने इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं से कहूंगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कि डटकर आखिरी वोट गिनवा कर ही वहां से हिलना है और सर्टिफिकेट लेकर हिलना है। हम सब लोग बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं और कल इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 4 तारीख को जब मतगणना होगी 12 बजे तक स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। एनडीए पूरे देश में 400 पार करेगा, प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। इधर तमाम सवालों की फहरिस्त में चुनाव आयोग ने भी विपक्ष के चिंता वाले बोझ को हल्का करते हुए कहा कि कोई मसला है तो बताएं, आरोप लगाकर अफवाह न फैलाएं। बहरहाल वैसे तो आंकड़े, अनुमान, अटकलों का तूफान 4 जून को शांत हो जाएगा, लेकिन यूपी के रण में एग्जिट पोल के आंकड़ों में तो लग रहा है कि 2019 में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 में ये रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। सवाल ये भी है कि कल का जाना देश किसके लिए होगा बड़ा संदेश। एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं, एक बात समझ में आता है तर्क, लेकिन जनादेश को भी आप चुनौती देने की कोशिश करें, यह रास्ता ठीक नहीं। मेहमानों से आपका परिचय कराएं और बहस में चलें, उससे पहले एक छोटा सा अवकाश ब्रेक लेते हैं। कुछ विज्ञापन है, जरा देख लीजिए। Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत पटेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रशांत जी का स्वागत है। कीर्तिनिधि पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कीर्तिनिधि जी का बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी हैं, आरएलडी के प्रवक्ता, रोहित जी का बहुत स्वागत है। नवेद शिकोह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, नवेद जी का बहुत बहुत स्वागत। नवेद शिकोह जी, जिसकी सरकार बननी होगी कल बन जाएगी, न कहे से बनेगी न रोके से रुकेगी, ठीक। एग्जिट पोल गलत हैं, हम नहीं मानते, ये बात भी ठीक है, लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही मुझे। 2 बातें हैं, एक सर पे कफन बांध लो, करो या मरो। क्या करने मरने को बचा है? अब तो कुछ बचा नहीं, वो तो चुनाव हो गया। उसके बाद तो रिजल्ट वाले दिन 2 ही बातें होती, या तो लड्डू खाओ या ना खाओ। करो मरो की तो कोई स्थिति बनती नहीं, ना कफन बांधने की जरूरत है। हाँ, गमछा जरूर बांधो चूंकि गर्मी ज्यादा है। और दूसरा, दिग्विजय बाबू
उन्होंने कहा भाई हमारी सरकार बनी तो हम मानेंगे जनता का मैंडेट है। अब बोले अगर एनडीए की बनी तो बोले हम कह देंगे फर्जी है, ये नहीं चलेगा ना भाई। शिको ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। बिल्कुल, ये दोहरी बातें नहीं होना चाहिए और ये बात बिल्कुल सही है कि एग्जिट पोल पर अगर आप सवाल उठाते हो ठीक है उठाओ, अगर आपके पक्ष में है तो आप उसको स्वीकार करो, अगर आपके पक्ष में नहीं है तो आप उसको बेईमानी बताओ, चलिए ठीक है ये मान लिया जाएगा। लेकिन जनादेश का अपमान नहीं होना चाहिए। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा और ये दिन जिस दिन नतीजे आते हैं वो जनादेश के सम्मान का दिन होता है। किसी के भी पक्ष में आए सम्मान सबको करना चाहिए। और ये बेईमानी हुई, ईवीएम खराब था और साहब वो बटन नहीं दब पाया था और वो साहब उठा के ले गए थे, ये सब कहते हुए अब मुझे लगता है कि ये इससे जनता भी निराश होगी। अगर कोई भी कहे, चाहे वो भाजपा कहे या कांग्रेस कहे, सपा कहे, अगर जनादेश का सम्मान कोई नहीं करेगा और ये कहेगा, चलिए विपक्ष मान लीजिए कि विपक्ष की बात इसलिए मैं कह रहा हूं 10 साल से कम कई दर्जन चुनाव हो चुके हैं छोटे बड़े, और हर चुनाव में अधिकांश ये सवाल उठाए गए हैं कि ईवीएम खराब गड़बड़ थी, फलां धमाका, कोर्ट जाया गया, न्यायालय गए विपक्ष के साथी, उनको उसका जवाब मिला, आयोग गए एक बार नहीं कई दर्जन बार, उनको उसका जवाब दिया गया। उसके बाद भी अगर ये लगता है किसी को भी, चाहे वो एनडीए के लोग हो, चाहे वो इंडिया के लोग हो या कोई और राजनीतिक दल हो, कि अगर चुनाव में गड़बड़ियां हो ही रही हैं तो किसने कहा है कि आप चुनाव में उतरिए? आप चुनाव में ही मत उतरिए। ये कैसे हो सकता है कि जो सिस्टम है हम उसको गलत भी कह रहे हैं और उस सिस्टम में जुड़ भी रहे हैं? ठीक है, अगर ठीक है नावेद भाई, ठीक आते हैं दोबारा दो आते हैं। मैं कीर्तिनिधि पांडे के पास चलूं उससे पहले एक सूचना और दे दूं। बड़ी शोशेबाजी एक शब्द है, शिगुफा छोड़ना। मेरी सभी मित्रों को सलाह है, शिगुफेबाजी से थोड़ा अभी परहेज रखिए, माहौल टाइट है। पूछिए कैसे? जयराम रमेश ने कहा था कि गृहमंत्री अमित शाह ने 150 कलेक्टर्स को फोन लगाया और उनसे कहा कि भाई चुनाव में गड़बड़ी करनी है। ठीक, आयोग ने उनसे लिस्ट मांग ली 150 कलेक्टर्स की। तो पहले तो कल उनने कहा था 7 दिन का समय दे दो, आयोग ने कहा नो, आज शाम 7 बजे तक जवाब दीजिए, 150 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की लिस्ट दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जयराम रमेश के खिलाफ। इसलिए आज की रात भारी है, आज की रात भारी है। इसीलिए मैं तो शुरुआत से कह रहा भैया थेतरा ही छोड़ो। अब 150 कलेक्टर का नाम दो और नहीं दो तो मुकदमा लिखाओ, जेल जाओ। कीर्तिनिधि, करो या मरो की स्थिति चुनाव में कहां आती है? अब तो चुनाव हो गया, अब तो कल तो रिजल्ट आना। 2 ऑप्शन है, लड्डू खाएं या रिक्शे बैठ के घर चले जाएं चुपचाप, बस। तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं बनता नहीं चुनाव परिणाम वाले दिन। भैया तो हम लड्डू खाएंगे और भांगड़ा करेंगे, या नहीं खाएंगे चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठेंगे घर चले जाएंगे। इसमें सर पे कफन बांध लिया नौजवानों ने, और करो और मरो। क्या किसी और इशारा है कि भाई कुछ करना है परिणाम के बाद? ऐसा तो इंदिरा गांधी ने भी नहीं किया था कि सब कांग्रेसी हो सर पे कफन बांध लो, करो या मरो। देखिए अमिताभ जी, जो बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के नारे के हिसाब से एग्जिट पोल आए, तमाम चैनलों के आए, तमाम एजेंसियों ने दिखाए, उस एग्जिट पोल पे हमने सवाल खड़ा किया। और कई बार एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल गलत साबित हुए। लेकिन जिस तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास विपक्षी दलों पर किया गया एग्जिट पोल के सहारे, जिस तरीके से विपक्षी दलों को हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया, और जो बात हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, वो इशारा उस चंडीगढ़ की तरफ से है। जिस तरह चंडीगढ़ में वोटों की लूट हुई, उस तरह उत्तर प्रदेश के किसी जनपद के किसी विधानसभा में वोटों की लूट नहीं होने दी। इसके लिए कार्यकर्ता करो और मरो की स्थिति में तैयार रहेगा। इसके लिए कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ काउंटिंग के बाहर खड़ा रहेगा। इसलिए कि चंडीगढ़ की तरह फिर किसी उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में किसी विधानसभा में वोटों की लूट ना हो, बेईमानी ना हो। जो 17C फॉर्म दिए गए हैं उस आंकड़े के हिसाब से उतने ही वोटों की गिनती हो, इसके लिए करो और मरो की स्थिति है। और जो फिर जनादेश आएगा, जनादेश का सब सम्मान करेंगे, जनादेश का हम भी सम्मान करेंगे।
लेकिन बेईमानी होगी, कोई बेईमानी करने का प्रयास करेगा। एक मिनट मतलब हम समझ फिर एक मिनट रुको बाबू, एक मिनट रुको, मैं एक क्लियर, अरे रुको भाई, मैं एक स्पष्टीकरण चाह रहा हूं। ये करो मरो सर पे कफन, ये सर पे कफन घोषणा रिजल्ट की घोषणा होने तक ही बांधे रखेंगे, उसके बाद तो हटा देंगे ना, कि उसके बाद भी बांधे रखेंगे, ये समझना चाहिए। मैंने कहा जनादेश का सम्मान करेंगे, सब करेंगे, लेकिन चंडीगढ़ नहीं बनने देंगे। ठीक, चंडीगढ़ की तरह जिस तरह ऑटो की लूट की ठीक, समझ गए, ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था अखिलेश जी की पार्टी। ठीक है, उसके लिए हमारे कार्यकर्ता एकदम मुस्तैदी के साथ तैयार रहेंगे जी। लेकिन आपके नेता जो बड़े बूढ़े हैं आपके परिवार के कुनबे के, दिग्विजय बाबू, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो ये जनता का ओरिजिनल इलेक्शन है, और अगर भाजपा वालों की बन गई तो हम इसको डुप्लीकेट मानेंगे। अब इसके बाद तो फिर ये करो मरो में फेल हो गया। नहीं, वो तो इससे बड़ी वैक्सीन ले आए दिग्विजय। नहीं, अब इस थेतरे के आगे तो प्रणाम करने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। वैक्सीन तो भारतीय जनता पार्टी भी लाई थी। अरे मैं क्या पूछ रहा हूं यार, इस थेतरे के आगे तो कोई बुद्धिमान आदमी कुछ नहीं बोल सकता कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं परिणाम मानूंगा, नहीं तो कह दूंगा परिणाम फर्जी है। कैसी बात हो रही है? ये वो लोग हैं जो 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, ये वो लोग हैं जो 10 साल निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं। अजब बात है, आपको जिताने के लिए चुनाव है क्या? ये किसी को जिताने के लिए चुनाव होता है क्या? 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला, उनकी मर्जी। दिग्विजय सिंह का गठबंधन हार भी सकता है, जीत भी सकता है। दिग्विजय कह रहे हम मानेंगे नहीं, समाजवादी पार्टी वाले कह रहे सर पे कफन बांध लो। ऐसा लग रहा भारत पाकिस्तान में युद्ध होना है कल यार। अरे जो कुछ बांधना बूंदना था सर पे, वो चुनाव प्रचार के दौरान बांधते भाई। अरे आपने देखा नहीं चंडीगढ़ में बेईमानी हुई, ऑटो के लूट। रोहित, ठीक है, ठीक, रोहित अग्रवाल जी खामोश रहे, ठीक, नहीं खामोश मत रखिए आप हम करें, अगर आप बलिदान देना, कुर्बानी देना, जो शब्द इस्तेमाल करना चाहे वो करिए, ठीक बात है। रोहित अग्रवाल, एग्जिट पोल नहीं मानते, अच्छी बात, हर आदमी को आजादी है, माने या ना माने, लेकिन कोई ना ये कैसे कह सकता है कोई हमको दबाव में लेने की कोशिश हो रही है एग्जिट पोल। अरे हमें जब उधर नहीं देखना तो कुछ भी चलाते रहो, कुछ भी आता रहे। अगर हमारे पास अपना एग्जिट पोल है तो हमको शांत रहना चाहिए। अगर हमारे पास अपनी जानकारी है जी हम जीत रहे हैं, बोले एग्जिट पोल इतने ज्यादा दिखा दिए इसलिए अब हम सर पे कफन बांध लेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। भारत का चुनाव सर पे कफन बांधने का तो चुनाव कभी रहा ही नहीं। ये तो शांति से होने वाला चुनाव रहा, और अब तो दशकों हो गए, चुनावी हिंसा भी खत्म हो गई। सत्ता हस्तांतरण में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई तमंचा गोट में लेके चला गया हो, बोले आज नहीं छोड़ेंगे सत्ता, क्या ऐसा भी नहीं हुआ। नगर पालिका से लेके और केंद्रीय सरकार तक कभी निर्वाचन में विवाद ऐसा हुआ ही नहीं कि कफन बांधना पड़े सर पे। ये तो प्लाट की लड़ाई हो, कोई हमारे मकान पर कब्जा कर ले, जमीन पर कब्जा कर ले, तो ये होता है भाई अब कफन बांध लो। रोहित अग्रवाल, क्या स्थिति बन रही भाई, क्या संकेत है? बिल्कुल साफ है कि अखिलेश यादव जी की जो आवाज है वो उत्तर प्रदेश तक सीमित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उत्तर प्रदेश में अगर करो या मरो वाली स्थिति पार्टी का कोई कार्यकर्ता आएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे किसकी सरकार है। फिर करो या मरो के चक्कर में फिर वो 2 फीट गड्ढे के नीचे और 2 फीट गड्ढे के ऊपर फिर वो दिक्कत हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। बुलडोजर बाबा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो वो कंकड़ भी नहीं चल रहा। तो ये करो या मरो या कफन बांधो, तो कफन उड़ाना तो बहुत अच्छी तरीके से आता है। बड़े बड़े माफिया यहाँ ना टिके, जो प्रयागराज में अपनी मूछों को ताव दिया करते थे, जो मऊ में अपनी मूछों को ताव दिया करते थे, वो सब बाबा ने शांत कर दिए हैं। तो ये जो गर्मी भी बहुत हो रही है अमिताभ जी, तो ये गर्मी शांत करना उत्तर प्रदेश की सरकार को कम से कम बहुत ढंग से आता है। तो इसलिए कम से कम अपने कार्यकर्ताओं की बलि ना दें। करो या मरो के चक्कर में कहीं पता लगा 1-1 करोड़ रुपए के रिकवरी के नोटिस बाद में कार्यकर्ता झेलें और अखिलेश बाबू तो चले जाएंगे लंदन, तो फिर हो जाएगी दिक्कत। तो देखिए ये तो उत्तर प्रदेश में तो नहीं चलना, बाकी पूरे देश में तो आपको स्थिति पता ही है कि क्या है क्या नहीं है। अगर करो मरो करना था तो भैया 5 साल चुनाव लड़ लेते। 5 साल में प्रत्याशी दे नहीं पा रहे थे, 5-5 बार प्रत्याशी बदल रहे थे। अब करो या मरो का नारा दे रहे हो, और ईवीएम खराब है तो सबसे पहले तो हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक से इस्तीफा दो।
जहां पे ईवीएम से जीत के सरकार में बैठे हुए हो। भैया तो यहाँ तीनों राज्यों से इस्तीफा दे दो और अपने सहयोगी आम आदमी पार्टी से कहो कि पंजाब और दिल्ली में भी इस्तीफा दे दें, जहां पे भैया 2/3 बहुमत की सरकार चला रहे हैं वो। तो ऐसी स्थिति में ये इस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश करना, अभी वो फर्रुखाबाद का कोई इनका कैंडिडेट है, वो अभी उसका कुछ बयान आया था, वो कह रहा है कि वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगा दी है, जबकि वो नियम है, नियमता लगी है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कह रहा है हटा लो भैया, बाकी सब ठीक है। मतलब आप हार पहले ही मान चुके हो, आप पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हो, जनता के मुद्दों पे बात करोगे नहीं, अब चमत्कार की उम्मीद कर रहे हो। भाई चमत्कार तो तब होता जब राम जी के मंदिर में मट्ठा टेका होता, अब तो जब वहां भी विरोध कराए हो तो अब चमत्कार कहां से होगा भाई? चमत्कार के लिए भी तो नमस्कार करना पड़ता है, वो नमस्कार भी तो नहीं किया आपने जो चमत्कार हो जाए आपके साथ। तो भैया जनता के मैंडेट से हम तो आश्वस्त हैं, हम तो एग्जिट पोल्स के लिए भी आश्वस्त थे, हम तो कल 4 जून को क्या होने वाला है उसके लिए भी आश्वस्त हैं पूरी तरीके से। और जिस तरीके से बौखलाहट दिखाई पड़ रही है विपक्ष की, वो साफ साफ दिखा रही है कि विपक्ष को भी पता है कि वो धराशायी हो चुका है, वो बहाने ढूंढना शुरू कर चुका है। अमिताभ जी, मैं तो आपके शो पे था, मैंने पूछ लिया था इनसे जब दूसरे चरण का मतदान हुआ था कि भैया सब ठीक चल रहा है ना, ईवीएम खराब तो नहीं है? तो ये 7 चरणों में ईवीएम से वोटिंग करवा ली और उसके बाद अब ईवीएम का रोना रो रहे हैं। ठीक, अरे भाई ये ईवीएम का रोना छोड़ो और होगा। मैं प्रशांत पटेल के पास चलूंगा। ठीक है रोहित, आ रहा हूं दोबारा में। आपके कंठ में भरोसा तब पैदा हो जब आप ये कहो कि भाई ये चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, ईमानदार नहीं थी, इसलिए मैं कन्नौज से जीत भी जाऊंगा तो इस्तीफा दे दूंगा। राहुल गांधी कहें कि ये प्रक्रिया ठीक नहीं है, इसमें फॉर्म 17 और फॉर्म 16 और फॉर्म 81 और ईवीएम और वीवीपैट क्या क्या है, उसमें कुछ लोचा है, और इसलिए अगर हम रायबरेली से जीत भी जाएंगे वायनाड से तो भी हम इस्तीफा दे देंगे। इतना तो बोलो तो बात में दम आ जाएगी। अब गुड्डू से कह रहे तू कफन बांध ले, तो गुड्डू भी तो समझदार है, वो भी समोसा और जलेबी का नाश्ता कर रहा है आजकल चुनाव के मौसम में। वो मूर्ख है क्या, कफन बांध लेगा? आप कहिए कि हम इस्तीफा देके सड़क पर लड़ेंगे, नहीं ना, आप लड़ेंगे नहीं, और चेलों से कह रहे हो कफन बांध लो। दिग्विजय सिंह जीतेंगे नहीं जीतेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर भाजपा की 300 सीटें आ गई और दिग्विजय जीत जाए गलती से, तो क्या दिग्विजय सिंह छोड़ देंगे अपनी सीट? क्योंकि तब तो उनके कहे के मुताबिक ये गड़बड़ है। नहीं छोड़ेंगे, अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, चुपचाप आगे शपथ ले लेंगे और अटेंडेंस रजिस्टर पर दस्तखत कर देंगे ताकि उस भत्ता बन जाए उस दिन का। खैर प्रशांत पटेल जी, बड़ी विचित्र स्थिति है। अभी तक हम ये सुनते थे कि भाई एग्जिट पोल पे भरोसा है या नहीं, जो जिसका अच्छा दिखाते थे वो भरोसा कहते, दूसरा नहीं। अब की थोड़ा तीखापन है आवाज में। दिग्विजय ने तो भाई सीधा लाइन खींच दी कि हमारी सरकार बनाएंगे, कल के नतीजे तो हम मानेंगे ये ईमानदारी चुनाव हुआ, और भाजपा वालों के बनाएंगे तो हम कहेंगे ये गलत चुनाव है, बेईमानी है। एक मतलब वो उनके कहने का आशय ये कि चुनाव अगर हमारे जिताने के लिए हो, हमें जिताने के लिए, तब तो चुनाव है, नहीं तो काय का चुनाव। एक अखिलेश जी ने कहा कि करो या मरो, सर पे कफन बांध ले गए नौजवान। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। कल लोकतंत्र के इतने बड़े महापर्व का अंतिम पारायण है, पंचम अध्याय है। मैं सोच रहा था पंचम अध्याय समाप्त होगा, आरती होगी, पंजीरी बटेगी, शंख बजेगा, यहां तो करो मरो जा वाली स्थिति आ रही, डू और डाई। जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में लेफ्ट विचारधारा के लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ उन लोगों के विचारों में इस तरह की कम्युनिस्ट मानसिकता और नक्सली संविधान विरोधी और लोकतंत्र विरोधी जो मानसिकता उनके बयानों से झलकती जा रही है। इस प्रकार का पहले कभी नहीं देखा गया है कि चुनाव के बाद इस तरह की बातें की गई हो कि जनादेश हमारे पक्ष में नहीं आएगा तो हम इस तरह के काम करेंगे। अब जिस प्रकार जयराम नरेश ने भी पत्र लिखा कि बयान दिया कि 150 डीएम को अमित शाह जी का फोन गया, जब चुनाव आयोग ने बोला तो बोले, पहले तो बोला कि 2 तारीख को जवाब देंगे, नहीं दे पाए, कि 3 तारीख को लेटर लिखा गया कि नहीं हमें 1 सप्ताह का समय चाहिए। तो इस तरह का ये लोग जो असमंजस पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, और अखिलेश यादव के भी बयान कहीं न कहीं उसी तरीके की विचारधारा की तरफ जा रहे हैं। और यही लोग तो पूरे चुनाव में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहे थे। अब जैसे चुनाव समाप्त हो गया, वोटिंग समाप्त हो गई, काउंटिंग होने वाली है, तो उसके बाद ये पूरी तरीके से लोकतंत्र और संविधान विरोधी बात कर रहे हैं। और इसी मानसिकता के लोग पश्चिम बंगाल में हैं।
पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भी 32,000 सीएपीएफ के जवान वहां पे रहेंगे, क्योंकि वहां पर हिंसा का इतिहास है। चुनावी हिंसा तो होती है, उसके बाद वोटिंग और काउंटिंग के बाद ही वहां पे हिंसा होती है। तो ये मानसिकता वही है कि हम जीतेंगे तो ठीक है, नहीं जीतेंगे तो मतलब लोकतंत्र संविधान का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की मानसिकता के लोगों को जनता लगातार जवाब दे रही है। और ये हम लोग तो पहले दिन से स्पष्ट, हम लोग पहले दिन से भी कह रहे थे कि हम चारों सीटें जीतने के सरकार बना रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, कल भी वही परिणाम आने वाला है। लेकिन 1 जून तक तो इन लोगों के बयान कुछ और थे। 80 में 80 सीटें उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी कह रहे थे हम जीतने वाले, जैसे अब वोटिंग हो गई तब इनके सुर बदल गए हैं। इसका मतलब जो चुनाव तक की बातें कर रहे थे इनके वहां पे बातें कुछ और थी, कहने की बातें कुछ और थी, करने की बातें कुछ और थी। खैर, हालांकि कोई इस तरह की इनकी कोई करने की कोई सी हिम्मत नहीं है, और कहीं भी करेंगे तो उसका इलाज उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, बाकी जगह भी किया जाएगा। जहाँ पे सेंट्रल पुलिस भी रहेगी, सेंट्रल पुलिस भी इनका इलाज करने का काम करेगी। अब वो जमाने गए कि अब इस तरह के लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी काम करके बच जाते थे। बयान देना एक अलग बात है। जयराम नरेश भी फंस गए हैं, और बाकी लोग भी इस तरह का, अगर कोई कार्यकर्ता हिंसा करने का काम करेगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद भी किस तरह समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस तरह का करने का काम किया था 2022 के चुनाव के बाद। काफी दिन तक जेल रहे थे, कोई अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं गए थे। तो ये लोग अपने कार्यकर्ताओं को खाली मरवाने का, उनको जेल में भिजवाने के काम करेंगे, उनको प्रताड़ित करवाने का काम करेंगे। इनका तो कुछ नहीं होगा, लंदन भाग जाएंगे। अपने कभी परिवार के लोग नहीं कहेंगे भाई जाके हिंसा करिए। इन कार्यकर्ताओं को इस तरह को इनको उकसा करके जरूर उनका करियर खराब कर देंगे ये लोग। नवेश को चुनाव का पूरा केंद्रीय विमर्श या कहें मेन फोकस इस बात पर रहा संपूर्ण विपक्ष का कि बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को बचाना है, संविधान पर खतरा है, क्योंकि लोकतंत्र तो संविधान का ही हिस्सा है। अब जब हम मैंडेट पर ये शर्त लगा देते कि हमें जिताओगे तो हम अच्छा मैंडेट मानेंगे, नहीं तो हम कह देंगे फर्जी है, तो बाबा साहब का संविधान तो सबसे पहले ठुकरा दिया जाता है। नहीं, संविधान ये इजाजत तो नहीं देता कि आप जीतो तो चुनाव है और ना आप हार जाओ तो चुनाव फर्जी है। भविष्य को आज जी संविधान का और लोकतंत्र का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वो लोकतंत्र है जिसका दुनिया सलाम करती है। हमारे लोकतंत्र में हमारे चुनाव के तौर तरीकों को दुनिया बहुत एप्रिशिएट करती है और उसको अपनाने की कोशिश करती है। चुनावी काउंटिंग मैंने बहुत करीब से देखी है, एक पत्रकार होने के नाते बहुत पारदर्शिता होती है। एक एक गिनती जो है वो हर पार्टी का, हर प्रतिनिधि, हर एक सांसद या विधायक का प्रतिनिधि वहां पर होता है, मौजूद होता है, उसको बताया जाता है यहाँ इतने वोट पड़े, इस तरीके से गिनती हो रही है, और वो सब बैठ के देखता है। उस नजरिए से अखिलेश यादव या कोई विपक्षी नेता अगर ये कहे अपने कैडर से, अपने संगठन के लोगों से, और वो अपने एजेंट्स से जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है बाकायदा सिस्टम के तहत, पारदर्शिता होती है हमारे यहाँ कि आप डटे रहना, आप ईमानदारी से वहां पर निगरानी रखना, यहाँ तक तो ठीक है और होना भी चाहिए। हम अपने वोटों की निगरानी कर सकते हैं, विपक्ष भी सत्ता पक्ष भी। लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कि लाठी लेके पहुंच जाना या कफन बांध के पहुंच जाना या चिता लेके पहुंच जाना, ये शब्द मुझे लगता है किसी बड़े नेता के लिए जो है थोड़े हिंसा की तरफ प्रेरित करने जैसे होते हैं। और मुझे लगता है कि जब इस तरह का कोई अनुष्ठान होता है लोकतंत्र का, जब नतीजे आ रहे होते हैं, ये स्वीकार करने का दिन होता है। लेकिन फिर भी कुछ हारे हुए लोग कुंठित होते हैं, कुछ नौजवान जो जनसभाओं में शामिल होते हैं, मेहनत करे होते हैं, वो निराश होते हैं, वो हिंसा की तरफ ना बढ़ जाए। इसलिए बड़े नेताओं को ये चाहिए, पहले से अपील करना चाहिए कि शांति बना के रखिएगा, एक दूसरे को बधाई दीजिएगा, स्वीकार करिएगा, लोकतंत्र को मजबूत करिएगा। और ये भी कह सकते हैं, मैं फिर यही कह रहा हूं कि आप काउंटिंग के वक्त मुस्तैद रहिएगा, आप सख्ती से निगरानी करिएगा, आप बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा, आप डटे रहना, यहां तक तो ठीक है। लेकिन सर पे कफन बांधना जैसे शब्द जो है ऐसे मौके पर ऑब्जेक्शनेबल है। देखिए एक चीज जो मैं खुल के बात कहूं कि विपक्षी नेताओं की तरफ से जो बयान आ रहा है, उनका ये कहना है कि एग्जिट पोल एक बिल्कुल प्रायोजित था, पैसा देके और सत्ता के दबाव में आया, और वो जो प्रधानमंत्री ने फिगर दिया था वहां लाके करीब कर दिया। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। और उनका ये कहना है कि सवाल इस तरह के किए गए विपक्षों से कि भाई उससे फायदा क्या होगा, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, अधिकारी जो होते हैं देश भर के, खासतौर से जिलाधिकारी जो होते हैं, उन पर दबाव बनता है, उनको साइकोलॉजिकल लगता है कि फिर से सरकार आने वाली है, हमें फिर से उनके अधीन करना पड़ेगा। तो जिन सीटों पर 1000, 2000, 500 का अंतर हो रहा होता है जीत हार का, तो सत्तारूढ़ दल के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको वो जिता लेते हैं। ठीक है नावेद भाई, ठीक है, थोड़ा सा सख्ती से हटाए रहिए, लेकिन कफन वफन की बात ना करें तो अच्छा है। ठीक है
जो लोग ऐसी बात कह रहे हैं कि अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए ये एग्जिट पोल कराया गया, वो लोग नासमझ हैं। बड़ी बात कह रहा हूं, वो नासमझ है या समझदार है, ऐसा पोज कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जब 77 में चुनाव हारी थी ना, तो रायबरेली में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, एनडी तिवारी, यशपाल कपूर, माखनलाल फौजदार, सब ने उसको प्रेशराइज किया, दे फोन दे फोन। क्या वो 2:30 बजे घर चला गया रात में, और 3 सवा 3 बजे अनाउंस करा दिया कि इंदिरा गांधी हार गई। कौन माइकल प्रभावित कर लेगा? और दूसरी एक प्रैक्टिकल बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उदाहरण ले लीजिए, जो बंगाल में कलेक्टर है किसी जिले में, उसको ये भाजपा वाले कैसे प्रभावित कर लेंगे? या तफरीह लेने आए हो क्या? चकल्लस कर रहे हो यहां? ये प्राइमरी स्कूल का क्या खड़ा है क्या? रेले पड़े हो? स्टालिन के राज्य में कलेक्टर स्टालिन के अधीन है कि प्रशांत पटेल के अधीन है? मजाक कर रहे हो? और उत्तर प्रदेश में फोन करने की जरूरत क्या है? मान लीजिए केंद्र में भाजपा नहीं आए, उत्तर प्रदेश में तो योगी है ना, कलेक्टर तब क्या लालू प्रसाद यादव के अधीन हो जाएगा? फर्रुखाबाद का कलेक्टर? यार क्या कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? इतनी भी गर्मी नहीं पड़ रही, क्या बल्ले बोलो, अभी इतनी गर्मी नहीं है, किसी बात कर रहे हो? अब फंस गए, घड़ी देखते रहो। 7 बजे बोला है इलेक्शन कमीशन, बोले 7:05 तक नहीं रुकेंगे, मुकदमा लिखा देंगे। मुझे लगता है ऐसे मामलों में 2-4 मुकदमे हो जाने चाहिए और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई भी हो जानी चाहिए, ताकि ये जो पूरी चुनाव प्रक्रिया को लांछित करने का जो खेल चलता है ना, ये नहीं। पांडे जी, जो लोग ये मानते हैं कि प्रक्रिया खराब है, जैसे दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो ठीक हुआ चुनाव और नहीं तो खराब हुआ, तो मान लीजिए भाजपा की सरकार बन जाए और दिग्विजय बाबू जीत जाए, ऐसा कुछ हो जाए उलटफेर, तो वो तो इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि वो तो उनके हिसाब से तो ये गलत चुनाव है नहीं, और गलत चुनाव से चुन के आके तो फिर वो रहेंगे नहीं। कीर्ति जी, देखिए अमिताभ जी, कई सवाल खड़े हुए। लोकदल के प्रवक्ता ने कहा कि चमत्कार के लिए नमस्कार करना पड़ता है। इन लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल के चमत्कार के लिए मोदी जी को नमस्कार कर लिया, उनके साथ चले गए, किसानों के सवाल को छोड़ के चले गए जो किसानों के सवाल पे लड़ते थे। और देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, अभी आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन साहब 5 मुकदमा लिखा के जेल भेज दे, हम किसानों के सवाल लड़ेंगे, और अगर हम लेकिन भाजपा के साथ रहेंगे तो हम किसानों को नहीं लड़ेंगे। रोहित भाई, एक मिनट में कीर्ति जी की बात, कीर्ति जी की बात, जी आप बोलो, आपकी आवाज आ रही केवल, कीर्ति भाई। और दूसरी बात अमिताभ जी, एक चंडीगढ़ का इस देश में ताजा तरीन उदाहरण है। माननीय उच्च न्यायालय न होता तो सत्य की जीत नहीं हो पाती, और देश का कोई भारतीय जनता पार्टी का लीडर उस सवाल पर बोलने को तैयार नहीं था। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए, मैं भी कह रहा हूं कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन 18,000 शपथ पत्र, 18,000 लोगों के शपथ पत्र के साथ हमने इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग को दिया था, लेकिन एक भी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं। नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए आप भी उत्सुक है, कार्रवाई हो जानी चाहिए, प्रक्रिया संदेहास्पद नहीं होनी चाहिए। क्या उन 18,000 एप्लीकेशंस पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? किसी अफसर से जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए थी? किसी अफसर से पूछताछ नहीं होनी चाहिए थी? जिन जनपदों में नाम काटे गए, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? तब तो आपने सवाल नहीं खड़ा किया, तब भी पारदर्शिता नहीं दिखी। पारदर्शिता उस वक्त भी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए थी अपने। ठीक है कीर्ति बाबू, ठीक, बिल्कुल करनी चाहिए कार्रवाई, जी बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। मैं अक्सर कहा करता हूं कि राजनीतिक दलों के नेताओं के पास और कोई काम तो है नहीं, मनरेगा में तो काम करते नहीं क्या?
अरे भाई 6 घंटे 8 घंटे सो लो, बाकी जो घंटे बचते हैं उनमें यही सब चेकिंग करो गली मोहल्ले घूम के कि हमारे आदमी का वोट तो नहीं कटा। चुनाव के बाद आपको समझ में आया कि 20,000 मुसलमान और 20,000 यादव, और आप भी हद कर दिए, बोले कि मुसलमान यादव दो ही के कटे। बोलो कुर्मी का, बोले नहीं कुर्मी के नहीं, कोयरी का, बोले कोयरी के नहीं, यादव और मुसलमान। कैसी बात करते हो? ये नहीं चलेगा। नाम काटने की सूचना दी गई, क्यों नहीं कार्रवाई दी? ठीक है, कभी आपने सवाल खड़ा किया उस पर? रुक जाइए, अब अवसर आएगा तो बोल। अभी आवाज बंद कर दीजिए इनकी। बिल्कुल। रोहित अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश में क्या असेसमेंट है आपका? कल तो परिणाम आ ही जाएगा, इसलिए बिल्कुल व्यवहारिकता के धरातल पर खड़े होकर बोलिएगा, क्योंकि अब 24 घंटे भी नहीं है, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए अमिताभ जी, मैं 2 बार ट्वीट कर चुका हूं और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि 5 सीटें छोड़ दी जाएं अगर, तो छठी सीट कौन सी है जिसके ऊपर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है? वो 5 सीटें मैं बाई नेम बता देता हूं आपको कि अगर आप कन्नौज, मैनपुरी, रायबरेली, आजमगढ़ और संभल छोड़ दीजिए, मुझे छठी सीट समझ में नहीं आ रही। इसलिए बिल्कुल क्लियर है कि 70+ का जो आंकड़ा है वो एनडीए गठबंधन का रहने वाला है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में आने के बाद से 26 सीटें क्लीन स्वीप होने जा रही हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की। उसमें से एक मैनपुरी है जिसके ऊपर फाइट है, जो वो भी ये मतलब हारने के बिल्कुल कगार पे आ चुके हैं। तो स्थिति बहुत गंभीर है इंडिया गठबंधन की, और ये खुद जानते हैं। देखिए इन्होंने जमीन पे कोई काम नहीं किया है अमिताभ जी, और जमीन पे जब आपने काम नहीं किया तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो जनता से? आप सिर्फ एक्चुअल में आप भारतीय जनता पार्टी की गलतियों के ऊपर वोट मांगने का काम कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि भाजपा ने जो सरकार चलाने में गलतियां की हैं उसके ऊपर हमको वोट दे दो, जबकि विपक्ष की जो भूमिका होती है कि सरकार को घेरने की जनता की आवाज को उस तक पहुंचाने की, 5 साल तक आप जनता के बीच में रहे नहीं, ट्विटर खेलते रहे, और अब आप ये उम्मीद कर रहे हो कि जनता एकदम से जाग गई होगी और भाजपा की जो गलतियां उसके ऊपर आपको वोट दे दिया होगा, जबकि एनडीए गठबंधन कह रहा है कि ये प्रो इनकम्बेंसी है। और ये प्रो इनकम्बेंसी देश ने पहले भी देखी है कांग्रेस राज्य में, 55 साल तक कांग्रेस ने राज्य किया है। ऐसा थोड़ी ना है कि प्रो इनकम्बेंसी पहली बार आई है देश के अंदर, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आई है। भाई इकट्ठा कंटिन्यूअसली अगर हम बात कर लें तो 79 तक कांग्रेस की सरकार बनती चली गई, अचूक सरकार बनती चली गई। तो ऐसी ठीक है रोहित भाई, ठीक है। और प्रो इनकम्बेंसी केंद्र, ठीक है रोहित, प्रो इनकम्बेंसी केंद्र में भी रही है भारत में और राज्यों में भी रही। शीला दीक्षित 3 बार दिल्ली में लगातार निरंतरता से बनी, ज्योति बसु, या यूं कह लीजिए लेफ्ट फ्रंट का शासन पश्चिम बंगाल में, पवन चामलिंग, बहुत सारे उदाहरण हैं। इवन नीतीश कुमार, कॉम्बिनेशन कुछ भी रहा हो, नीतीश कुमार है ना। ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, 38 साल का रिकॉर्ड टूटा कि नहीं टूटा। इसलिए प्रो इनकम्बेंसी भी है, एक चीज है, ऐसा नहीं कि केवल एंटी इनकम्बेंसी ही है, प्रो इनकम्बेंसी का कोई वजूद नहीं है। आपने अच्छा काम किया तो जनता आपको दोबारा लाके खड़ा करती। प्रशांत पटेल जी, विपक्ष के अंदर गुस्सा बड़ा दिख रहा है मुझे। बाकी मैंने इतने चुनाव देखे, इतना गुस्सा नहीं देखा कभी। आरोप प्रत्यारोप ठीक है, लेकिन इतना गुस्सा लगे कि भाई एसिड है, एसिडिटी है, इतना तीखा मामला नहीं। मैंने चुनाव परिणाम से 1 दिन पहले, काउंटिंग से 1 दिन पहले, मैंने अपने पत्रकारी जीवन में 35-36 साल में कभी नहीं देखा कि किसी जिम्मेदार पार्टी के बड़े लीडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की हो और उसमें 100 आरोप अपने विरोधी पार्टी पर लगाए हों, सरकारी पर जो सरकार में है। अब आरोप लगाने का समय बीत गया, प्रचार खत्म हो गया, वोट पड़ गया, अब तो कल वोट की गिनती है। नहीं, ये वैसा ही है जैसे आप तो सुप्रीम कोर्ट में वकील हो कि जिस दिन बेंच डिसीजन अनाउंस करे उस दिन वकील जाए और आरोप पढ़ना शुरू कर दे विपक्षी पर, तो नहीं चलेगा ना। उस दिन तो निर्णय सुनने के लिए बुलाया जाता है। प्रशांत पटेल जी। जी अमिताभ जी, अब जैसे इन्होंने करो या मरो का जो नारा दिया है वो एक्चुअली अपने सर्वाइवल के लिए दिया है। ये चुनाव ऐसा है कि इसके बाद विपक्षी पार्टियों के लिए अपनी राजनीतिक सर्वाइवल की स्थिति आने वाली है कि वो सर्वाइवल करेंगे कि नहीं करेंगे। कई सारी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो फ्यूचर में सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे। शरद पवार की पार्टी ने तो पहले ही संकेत दे दिए कि हम मर्ज कर लेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ। उद्धव ठाकरे भी कहीं जा सकते, अन्य पार्टियां भी कहीं न कहीं बिल्कुल जीरो की स्थिति में, 1-2 सीटों की स्थिति में जाने वाली हैं।
तो एक्चुअल में जो करो या मरो बात करें अपने लिए कर रहे हैं कि हम राजनीतिक रूप से जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। दूसरी बात, अभी तक जो विपक्षी पार्टियां थी, क्या अभी तक जो उनके जो सलाहकार थे, जो यूट्यूबर थे, पेड यूट्यूबर थे, सोशल मीडिया चलाने वाले थे, उनकी सलाह पर ये लोग निर्भर थे। जो इनके पेड यूट्यूबर जो माहौल बनाए हुए थे, एक जर्मनी में जर्मन शेफर्ड बैठ के वहां पे माहौल बना रहा था, उनके आधार पे इनको लगा कि अरे भाई, तो हम तो यहाँ देश में और उत्तर प्रदेश से पूरा चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, ट्विटर से, फेसबुक से आप ठीक है माहौल तो एक हद तक बना सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पेनिट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उससे ईवीएम को वोट नहीं जाके दबता है। ये चीज लोग समझने में गलतफहमी कर गए। अभी कल परसों चुनाव होने के बाद भी मैं देखा कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से एक पूरा डेटा डाला जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी का रिट्वीट और लाइक कितना इंप्रेशन आ रहा है, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी कितना आ रहा है। मतलब चुनाव हो गया, अभी भी उसी मुतालबे में है कि यार मोदी जी के रिट्वीट कम आ रहे हैं, राहुल गांधी के अधिक रिट्वीट आ रहे हैं, इसका मतलब उनको राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। तो इस लेवल की अगर वैचारिक कंगालता किसी पार्टी में हो तो उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। और एक और फैक्ट बता दूं अमिताभ जी, अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए, उनमें 10 सीटों पे तो कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार ही नहीं तय कर पाई। 10 सीटों पे हम लोग अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए चुनाव से पहले ही। अब आप बताइए, जो पार्टी 10 सीटों पे अपने कैंडिडेट ही नहीं दे पाई। अब मुझे इस पर जानकारी मिली कि कांग्रेस पार्टी भूल गई कि उन सीटों में डिक्लेयर भी करना है। जब डेट निकल गई नॉमिनेशन को, तब इनको याद आया। तो इस लेवल से अगर कोई पार्टी चल रही हो, इस लेवल से कोई पार्टी चल रही, सुबह कोई कैंडिडेट दे, शाम को कोई और कैंडिडेट दे, अगले दिन कोई और कैंडिडेट दे, बाद में फिर जनता को दोष दे, ईवीएम को दोष दे, तो ये सब अब चलने वाला नहीं। आपको 24/7 जनता के बीच में काम करना पड़ेगा। अभी चुनाव होगा, राहुल गांधी जी वहां चले जाएंगे, थाईलैंड चले जाएंगे, और अखिलेश यादव जी लंदन चले जाएंगे, फिर कहेंगे अरे यार हमको जनता वोट नहीं दे रही। तो ये जब जमाने चले गए कि जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स होती है, फुल टाइम पॉलिटिक्स होती है। नावेद शिको, एग्जिट पोल को बेसाख्ता गालियां पड़ रही हैं क्या? लेकिन हमको ये भी याद रखना चाहिए, गाली देने का जो मौलिक अधिकार है, मैं उसका संरक्षण करते हुए ये बात बोल रहा हूँ। हमको ये भी याद रखना चाहिए कि एग्जिट पोल ने अरुणाचल और सिक्किम के बारे में जो प्रेडिक्शन किया था, वो कल सच साबित हो गया रिजल्ट में। नहीं, ये भी तो ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, या एक तरफा थेतराई चलने दो? नवेशी को बोले फर्जी है, फर्जी है, फर्जी है। अच्छा मान लो आज कल दोपहर 12 बजे तक फर्जी फर्जी कह भी लिए और फिर असली हो गया, तब क्या कहां मुंह दिखाओगे? मान लो असली हो गया शाम को 5 बजते बजते, तब क्या करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, एग्जिट पोल पे मैं फिर यही बात कह रहा हूं, जो बात आप कह रहे थे कि एग्जिट पोल पर आपको सवाल उठाना है, उठाइए, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन लोकतंत्र पर सवाल उठाना, संविधान पे सवाल उठाना और चुनावी प्रक्रिया पे सवाल उठाना, ये ठीक नहीं लगता है। और मुझे लगता है कि जो बार बार ये बात कहे कि चुनावी प्रक्रिया गलत है, बेमानी है, ईवीएम गलत है, इसमें बेमानी हो रही है, उसको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए जब तक सिस्टम ना सुधार ले। सड़क पे उतरे, आंदोलन करे, न्यायालय जाए, वहां से न्याय पाए, अपना सिस्टम तय करे, अपना प्रस्ताव रखे और फिर चुनाव में उतरे। जब हमें पता है कि ये ट्रेन जो है नरक जा रही है और हमारी ये ट्रेन पटरी से उतरेगी ही, तो हम उस ट्रेन पे चढ़ेंगे क्यों? अपनी गाड़ी उस ट्रैक पे क्यों लाएंगे? सीधी सी बात। मैं फिर यही कह रहा हूं कि 10 साल से दर्जनों चुनाव हो गए और हर चुनाव के बाद जिन लोगों ने कहा कि ये गलत है, ईवीएम गलत है, तो उस चुनाव में उतरे क्यों? मैं सिर्फ विपक्षियों को नहीं कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के भी उस अतीत को याद कर रहा हूं जब सत्ता में भाजपा नहीं थी और आडवाणी जी ने सबसे पहले आपत्ति जताई थी ईवीएम पे। मैं सबको कह रहा हूं कि आपको चुनावी प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा, और अगर आपको लगता है बेईमानी हो रही है, कोई तानाशाह उतर आया है, कुछ गड़बड़ सड़बड़ है, तो उसके लिए आप चुनाव प्रक्रिया में मत आओ। पहले सिस्टम सुधार लो, आंदोलन करो, न्यायालय जाओ, या जो भी करो, सिस्टम ठीक हो जाए, उसके बाद आप चुनाव लड़ो। उसी प्रक्रिया में आप उतरोगे, हार जाओगे, कहोगे बेमानी हुई, फिर चुनाव में उतरोगे, फिर कहोगे बेमानी हुई, फिर चुनाव में। तो ये बातें बड़ी हास्यास्पद है और मुझे लगता है दुनिया में थू-थू होती होगी। वो लोकतंत्र जो बहुत हसीन है, बहुत ताकतवर है, जिसकी दुनिया तारीफ करती है, उसके बारे में सवाल अगर उठते हैं तो मैं समझता हूं कि ये देश के लिए देश का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, इस तरह के बार-बार सवाल उठाना। ठीक, कीर्ति भाई, एक प्रश्न आज ही के भर जीवित है, केवल कल इस समय वो खत्म हो जाएगा प्रश्न। आज ही भर जीवित है, 24 घंटे, 24 भी नहीं, अब तो समझो 18 घंटे जीवित है। कल अगर इंडिया गठबंधन के चाहत के मुताबिक परिणाम नहीं आए, देश का फैसला उसकी चाहत के पक्ष में नहीं रहा, तो इंडिया गठबंधन उस जनादेश को क्या कह के स्वीकार करेगा?
आज ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। सब गड़बड़ है, सब फर्जी है, ये एक तरीका, ये ईवीएम गलत है, फॉर्म 17 गड़बड़ है और कुछ नहीं, डू और करो या मरो, गुड्डू पप्पू निकलो सब लोग, कफन बांध लो। एक तो ये भी ढंग का हो सकता है स्वीकारोक्ति, एक ही हो सकता है कि नहीं, महान देश, महान चुनाव, परंपराएं भारत की, और 64 करोड़ से ज़्यादा लोगों का जनादेश हम सिर आंखों पर रखते हैं, एक ये भी हो सकता है। आपका विजडम क्या कहता है, किस ढंग से रिसीव होगा परिणाम? अगर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा, अगर आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं आया मान लीजिए रिजल्ट, तो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि अगर लोकतंत्र में जो परिणाम आएगा हम उसका सम्मान करेंगे। जो स्थितियां हैं, जो जगह जगह गड़बड़ियां होती हैं, हम उसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को सचेत कर रहे हैं, काउंटिंग एजेंट को सचेत कर रहे हैं कि पूरी मुस्तैदी के साथ काउंटिंग लास्ट मोमेंट तक कराना है। किसी भी तरीके की बेईमानी हो तो उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। जिला कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, दोनों जगह इसकी इंफॉर्मेशन दें, कहीं भी गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। 64 करोड़ लोगों ने जो जनमत दिया है उसका पूरी तरीके से सम्मान होगा। जो भी फैसला आएगा उसको समाजवादी पार्टी भी स्वीकार करेगी। देख लीजिए, क्योंकि आपके ही गठबंधन के बड़े नेता जो 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अखिलेश जी तो 5 ही साल रहे, दिग्विजय बाबू 10 साल रहे, जब उनने ये लाइन खींच दी कि भाई हमें बनाओगे, जिताओगे तो हम मानेंगे असली चुनाव, नहीं तो नकली। जितने बच्चे गली में क्रिकेट खेलते हैं, उसमें कोई दबंग लड़का होता, वो कहता ना हम बैटिंग ही करेंगे, बॉलिंग हम जा रहे हैं बैट लेके, मैं हम नहीं करेंगे। नहीं, आपको नहीं लगता कि ऐसे बुजुर्गवार लोग जब ऐसी टिप्पणियां करते हैं तो उससे लोकतंत्र का अपमान होता है? कीर्तिनिधि जी, नहीं? देखिए, लोकतंत्र का सबको सम्मान करना, लोकतंत्र बचाने के सवाल को लेकर के हम लड़ते रहे हैं। और देखिए अमिताभ जी, एक सिक्के के दो पहलू। आप तो बहुत सीनियर पत्रकार हैं, तमाम चुनाव देखे हैं, तमाम गतिविधियां देखे हैं, लेकिन जब चंडीगढ़ जैसे हालात आते हैं तो सवाल खड़े होते हैं। जब उस तरीके से चुनाव अधिकारी पूरी की पूरी तरीके से कैमरे के सामने बेईमानी पे उतारू हो जाए, तो देश में जो ईमानदारी की बात करने वाले लोग हैं, जो देश में आज लोकतंत्र की वकालत करने वाले लोग हैं, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हो, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अगर उस वक्त सवाल खड़ा किया होता कि आज लोकतंत्र के साथ गलत हो रहा है, तब ये सवाल हमसे आप पूछते तो ज्यादा अच्छा लगता। ठीक, तब किसी ने नहीं। पर ठीक है कीर्ति भाई, ठीक है। प्रशांत पटेल जी, मुझे लग रहा है कि पंचों की राय सर माथे, खटोला वहीं बिछेगा। पंचों की राय सिर माथे, लेकिन खटोला वहीं बिछेगा। जो टोन सेट हो रही है आज कल के लिए, वो ये इशारा कर रही है कि हम जीते तो ठीक और हम हारे तो हाय हाय कर देंगे पूरे मोहल्ले में, ध्यान रखना। प्रशांत पटेल, ये स्थिति मुझे दिख रही है। देखिए, जो इन्होंने चुनाव के दौरान जो पूरा झूठ बोल के एक माहौल बनाया था, और वो तो माहौल का जो गुबार है निकलने वाला है। और समाजवादी पार्टी कांग्रेस की रैलियों में समाजवादी पार्टी के जाति के लोग और एक धर्म विशेष के लोगों की भीड़ जुटती थी। उनको समझ लिए पूरा उत्तर प्रदेश का माहौल हो गया, इसी में गलती इनको हो गई। भाई, वो जो मतदाता है वो उग्र होता है, राजनीतिक रूप से थोड़ा सा एक्टिव होता है, तो जोर शोर से वहां पर रैलियों में जाता था। और आपने देखा कि रैलियों में किस तरीके से हुड़दंग भी हुई, मंच तक भी पहुंच गए। एक बार तो अखिलेश जी और राहुल जी की जान पे भी बना, इनको भागना पड़ा बिना स्पीच दिए। उस पर इनको लग गया, इनके सलाहकारों की भाई उत्तर प्रदेश में माहौल कुछ और है। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है कि बाकी जाते हैं, फिर रिवर्स पोलराइजेशन हो जाता है। और यही हर चुनाव में होता है, यही बिहार में भी होता है, यही उत्तर प्रदेश में भी होता है, और हरियाणा में भी अगर कोई इस तरह का अगर करता है, उग्र प्रदत्ता है, तो बाकी जाते हैं फिर रिवर्स पोलराइज होते हैं। इन लोग अभी तक भी समझ नहीं पा रहे हैं, इतने हार के बाद भी। और अखिलेश जी तो खैर 4-5 बड़े चुनाव हार चुके हैं, कोई इनकी आज तक की उपलब्धि रही नहीं है 2012 के बाद से, जब से पिताजी इनको कमान संभाली है। तो उनके पास एक अपनी बचाने के लिए, कार्यकर्ताओं के सामने एक सम्मान बचाने के लिए एक मुद्दा बचा है। और अब जिस पार्टी के मुखिया इस बौद्धिक स्तर के हों, तो उनके कार्यकर्ता किस बौद्धिक स्तर के होंगे तो समझा जा सकता है, तो डिफेंड करने के लिए बातें लेकर के आएंगे। लेकिन अब वो जनता उस पर बहुत ईवीएम वगैरह पे अब कमेंट करना नहीं चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट से कई बार सारे डिसीजन आ चुके हैं, वहां भी जाकर के हार चुके हैं, तो उस पर अब कोई बोलने का और डिफेंड करने का मामला नहीं है। जनता भी समझ गई है, जनता भी इन चीजों को गंभीरता से नहीं लेती है। नावेश जी को एक छोटी सी टिप्पणी आपसे लूंगा। 4 जून के बाद क्या आपको लगता है कि जो रीजनल पार्टियां हैं उनमें
रीअलाइनमेंट होगा, पुनर्ध्रुवीकरण होगा? उनके ड्राइंग रूम में लगी तस्वीरें बदलेंगी? एक आज किसी ने दावा किया, विधायक ने महाराष्ट्र के, कि 15 दिन के भीतर उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी जी के शिविर में खड़े होंगे। नाना प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। नावेशी को जी बिल्कुल, ये नतीजों पे निर्भर करेगा और नतीजे इस बात को तय करेंगे कि कौन कहां जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगा, जो सबसे बड़ा गठबंधन उभरेगा और सरकार बनाएगा, वहां उसके साथ में कुछ विरोधियों के खेमे के जीते हुए सांता टूटेंगे और आएंगे और अपने नए घरों में बसेंगे। कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। अब डिपेंड ये करता है, चाहे कोई एनडीए जीते या इंडिया जीते, जो जीता वही सिकंदर, और जो सिकंदर होगा उसके पीछे वो बारात भी आएगी जो चुनावी बेला में विरोध कर रहे थे, जो जिनके खिलाफ लड़े थे। देखिए, ये तो राजनीति का सिस्टम हो गया कि जहां ताकत है वहां विधायक हो या सांसद वहां बहुत तेजी से चले जाते हैं, क्योंकि किसी को 5 साल का वनवास पसंद नहीं होता है। हर आदमी सदन में सत्ता की ताकत के साथ जाना चाहता है, ना कि वो विपक्ष में रह के पहरेदारी करे। ठीक है नावेद भाई। रोहित, यही सवाल आपसे, छोटी सी टिप्पणी, यही सवाल कीर्ति भाई से और प्रशांत जी से मिलूंगा। क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद क्षेत्रीय दलों में रीअलाइनमेंट देख रहे हैं आप, कि अपनी अपनी पोजीशन फिर से बदलें? अमिताभ जी, मैं कई बार कह चुका हूं कि जितने भी राजनीतिक लोग हैं वो देश के विकास के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो देश में कहीं ना कहीं जनता के लिए काम करना चाहते हैं। और जब आज जो विपक्ष बचा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने युवराज को स्थापित करने के लिए बचा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के युवराज हो, चाहे वो कांग्रेस के युवराज हो, उसको स्थापित करने के लिए रह गया। तो कोई भी व्यक्ति खाली युवराज को स्थापित करने के लिए कब तक राजनीति करेगा? तो इनका तो साथ छूटेगा ही छूटेगा। और इस चुनाव के बाद एक बड़े बदलाव आएंगे। ये जिस तरीके से ये लोगों को अपने यहाँ, रोहित बाबू, यही सवाल मैं बाकी 2 मित्रों से मिलूं। कीर्ति भाई, वही प्रश्न, क्या परिणाम के बाद आप क्षेत्रीय दलों की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं? क्योंकि नवदुर्गा में 9 दिन व्रत तो रह सकते हैं, 18 दिन की नवदुर्गा तो नहीं कर पाएगा आदमी, नहीं? देखिए अमिताभ जी, रोहित जी कह रहे थे कि शहजादे उत्तर प्रदेश के हो चाहे देश के, ये अपने शहजादा का अस्तित्व बचाने के लिए मोदी जी को नमस्कार करके बीजेपी के साथ चले गए। हमारे शहजादे होते तो बागपत से एक कार्यकर्ता को ना लड़ाते। कीर्ति भाई, हमने बागपत से एक सामान्य कार्यकर्ता को, 40 साल पुराने कार्यकर्ता को चुनाव लड़वाया। हमारे शहजादे नहीं है, शहजादे आपके हैं जो चुनाव के तुरंत बाद लंदन जाएंगे। लिख के ले लीजिए कीर्ति भाई। टिकट की सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर भी तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो आप तो जाओगे अगर कफन बांधोगे यूपी में तो, और उसके बाद आपके शहजादे तो चले जाएंगे लंदन। भाई साहब, हमारे शहजादे नहीं है, जमीन पे काम करते हैं। हाथरस में लाठियां खाई थी, हाथरस में बेटी को संघर्ष करके न्याय दिलाने से लाठियां खाई थी। किसान आंदोलन के दौरान किसानों को करने का काम करता था। भाई साहब, हमारे शहजादे नहीं है, इस स्तर पे काम करते हैं, पढ़े लिखे नेता जन है, के लिए बात करते हैं। दोनों को रोकोगे, समय कम है। यही सवाल प्रशांत पटेल से। प्रशांत पटेल, आप भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है, उसका असेसमेंट क्या चुनाव के नतीजों के बाद देश के क्षेत्रीय दलों में रीअलाइनमेंट होगा? मतलब वो अपनी पोजीशंस बदलेंगे? क्षेत्रीय दल, केवल क्षेत्रीय दलों में नहीं, कांग्रेस में ही रीअलाइनमेंट की बात हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी भाई और बहन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। 2 दिन पहले मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर आई कि 5 स्टार होटल में दोनों के बीच में काफी कहासुनी हुई है। जिस प्रकार से प्रियंका वाड्रा को रायबरेली चुनाव से लड़ने से रोका गया, राहुल गांधी वहां कूद करके पहुंच गए, तो एक पार्टी के अंदर भी बड़ा असंतोष है। क्षेत्रीय दलों के अंदर तो होने ही वाला है, क्योंकि अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी तो खाली 2 ही वर्ग बचेंगे जो दरी बिछाएंगे। सैफई परिवार की दरी बिछाएंगे, वही राज करेगा। अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, उसके बाद उनका बेटा बेटी आएंगे, ये लोग उनकी गुलामी करते जाएंगे। टिकट भी मिलेगा तो सैफई परिवार किसी यादव को ही मिलेगा, अन्य किसी यादव को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से लोकसभा का टिकट नहीं मिलेगा। तो विपक्ष में तो ये लोग बने रहेंगे, इस सत्ता में ये लोग अब आने वाले नहीं है। जी, एक बात से सब लोग सहमत होंगे और होना चाहिए, बड़ी वैज्ञानिक बात है तक, मतलब इसमें कहीं इमोशन नहीं है। अगर ये मान लें एक क्षण को नावेद बाबू कि कल इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति तक पहुंच सकता है, तो भी इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा, जिसने भी 2-4 चुनाव भी कवर किए हैं, ज़्यादा नहीं,
क्या कि उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो 272 नहीं होगी? हाँ? क्या वो 172 भी नहीं होगी क्या? तो जो सरकार बनेगी भी वो कैसी सरकार बनेगी? जैसे फलों की टोकरी में बीच में एक चीकू रख के उसके चारों ओर फल बांधने की कोशिश करो, नहीं बंधेंगे। चीकू इतना सा, फल कैसे बंध जाएंगे? टोकरी बंध ही नहीं सकती। टोकरी बांधने के लिए एक अनानास या एक तरबूज बीच में गाड़ना पड़ता है, उसके चारों ओर केला, संतरा, चीकू लगते हैं। क्या आप अंगूर और चीकू से टोकरी बनाओगे तो कैसे बंधेगी? मेरी बात गलत हो तो हमको टेलीफोन करना। गठबंधन की वही सरकार चल सकती है जिसमें केंद्रीय पार्टी, मूल पार्टी 250 सीट जीती हो, तो रंगबाजी चल सकती है। अन्यथा तो भैया कोई एक पाया खींचेगा दूसरा। हमने तो देखा था, उत्साह में किया होगा लोगों ने, मैं उसका बुरा नहीं मानता। चुनाव तो उत्साह का अवसर है। जैसे हम लोग छोटे थे तो मेलों में जाते थे तो शाम दोपहर से 3 बजे से कपड़ा पहन के घूमते थे नहा धो के। चुनाव भी वैसे ही है कि लोगों ने बता दिया कि गृह मंत्री ये बनेंगे और विदेश मंत्री ये और रेल मंत्री ये विपक्ष में। क्या कुछ ने अखिलेश जी को गृह मंत्री बता दिया, कुछ ने तेजस्वी जी को। जब यहां तक बात चली जाए तो कांग्रेस के लिए तो सोचने का विषय होगा कि हजारों ख्वाहिशें दिल में कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जो अभी गृह मंत्री का दावा ठोक रहे हैं वो कल क्या करते? इसलिए देश को ऐसी सरकारें बहुत कांशीराम जी कहा करते थे कि हमको कमजोर सरकार चाहिए, लेकिन उसके पीछे उनकी व्याख्या दूसरी थी। कमजोर सरकार देश का भला नहीं कर सकती। वो अपने सहयोगी दलों के तो वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा कर सकती है, राष्ट्र का भला नहीं करती। और दूसरी बात मैं कहूं कि एग्जिट पोल के प्रति भी इतना गुस्सा रखना ठीक नहीं। क्या नेताओं से गलती के आकलन गलत नहीं होते? मैं कोई फोन करेगा मुझे मित्रों तो मैं बड़े नेताओं के 5 आकलन बताऊंगा व्यक्तिगत, जो मुझसे उन्होंने कहा कि ऐसा रिजल्ट आएगा, नहीं आया तो वो क्या गंगा में समाधि ले लिए? नहीं ना। फिर 2019 में क्या आकलन था कीर्ति भाई? गलत बात है क्या? क्या आकलन लेके चल रहे थे कि 30 हमारे 30 उनके? दिल्ली उतरेंगे तो 60 आदमी एयरपोर्ट पे मिलेंगे, बोले जय हिंद। क्या बोले जलवा हो जाएगा? 60 की जगह आए 15। तब एग्जिट पोल करने वालों ने आपको तो खरी खोटी नहीं सुनाई। समझिए, बड़ी महीन बात कह रहा हूं। एग्जिट पोल करने वाले किसी कंपनी ने आपको खरी खोटी सुनाई कि आपका आकलन गलत हो गया, आप नेता नहीं हो, आपको समझ नहीं ना। तब हिमाचल में एग्जिट पोल हो, कांग्रेस के पक्ष में हो तो एग्जिट पोल अच्छा है, जनता की नब्ज बताता है। कर्नाटक में एग्जिट पोल ने कहा कि कांग्रेस आ रही, बोले जनता की नब्ज बता रहा है। लेकिन इस बार बोले ये तो गोदी है, मोदी है, क्या क्या बोल ले जाने, समझ ही नहीं आया मुझे। इतना गुस्सा क्यों? 2 दिन धैर्य ही रख लो, हंसते मुस्कुराते हुए। अच्छा मान लीजिए कल ये सही साबित हो गया तो क्या करोगे? फिर क्या करोगे? रजाई ओढ़ के सोओगे इतनी गर्मी में? कहां जाओगे? क्या करोगे? बाजार में निकलने में तो मुश्किल होगी, कुछ दिन तो होगी दोस्त मुश्किल, नहीं? तब क्या बोलेंगे? या तो थेथराई करो कि चुनाव फर्जी है। बोले क्यों फर्जी है? बोले हम नहीं जीते इसलिए फर्जी है। वाह 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 वाह। बोले असली कब मानेंगे? बोले जब हम जीतेंगे। जय हिंद, टाटा बाय बाय, खटाक 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 हो गया। कल ये तय हो जाएगा कि देश के परिवार 1 लाख रुपया खटाक 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 चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। क्या तय हो जाएगा ना?
बड़ी रकम दांव पे लगाई थी आपने, छोटी रकम नहीं थी। 1 लाख वाला अभी तक कोई एजेंडा भाजपा वाले तो ला नहीं पाए। कल पता लग जाएगा कि आपकी बात पर लोगों ने भरोसा किया कि नहीं किया। लेकिन अगर देश आपकी बात पर भरोसा नहीं भी करे तो भी आपको देश पर भरोसा बनाए रखना चाहिए मित्र। मैं 1 घंटे की बहस इसलिए लाया आज क्योंकि देश के लिए पार्टियां कई हैं, पार्टियों के लिए देश कई नहीं है नावेश्य को। क्या जनता तो यही रहेगी मित्र, उम्मीदवार बदलते रहेंगे, नेता बदलते रहेंगे, पार्टियां बदलते रहेंगी, जनता तो नहीं बदली जा सकती। इसलिए ऐसा ना बोलो जो जनता के मन को चुभ जाए, उसके मन को व्यथित कर जाए। हमने जिताया मान लीजिए कीर्तिनिधि पांडे को और रोहित कहे कि ये फर्जी है चुनाव, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? आएगा ना कि हम जज हैं, हमने निर्णय दिया, ये कौन होते फर्जी कहने वाले? कांग्रेस को यही सोचना चाहिए, दिग्विजय सिंह को और अखिलेश जी को भी। आप कौन होते हैं ये कहने वाले? 64 करोड़ लोगों ने जिस विधि से आपको सांसद बनाया उसी विधि से दूसरे को बनाया, और ज्यादा तेज, ज्यादा ताप है, ज्यादा रौला चौला है तो इस्तीफा दे दीजिए। अभी नहीं, 5 तारीख को दे दीजिएगा, जीत जाने के बाद कह दीजिएगा हम नहीं, फर्जी चुनाव है, हम इससे नहीं मानेंगे। तब 1 दिन का लोकसभा का भत्ता भी नहीं छोड़ोगे क्या? सबको धकिया कहोगे आप पहले हमें दस्तखत करने दो रजिस्टर पर, जो बाहर लॉबी में रखा रहता है रजिस्टर लोकसभा में, उसी से भत्ता बनता है नावेद, क्या उसे नहीं छोड़ोगे? चुनाव बाहर फर्जी बताओगे और दस्तखत तुरंत ठोक के करोगे और कहोगे रेलवे कूपन और जहाज के कूपन भी ले लो, अब आ ही गए तो नहीं, बच्चे घूमेंगे कुछ नहीं तो। और मौका लगे तो डिस्पेंसरी से च्यवनप्राश भी ले लो, स्वर्ण भस्म युक्त फ्री में। छोड़ना कुछ नहीं है। गाड़ी का लोन मिल रहा वो भी ले लो 0% पे, मकान कोठी भी ले लो, और जब अखबार वाले आए, टीवी वाले आए तो बोल दो चुनाव गलत हुआ, ये हम इस चुनाव को नहीं मानते। गजब बात है। एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर थे नावेद को, शायद आपको याद हो, बड़े गिलानी, क्या उनका नाम भूल रहा हूं, बड़े बवाली किस्म के वो व्यक्ति थे, क्या दुबले पतले, 6.5 फुट लंबाई, बहुत गंदा बोलते थे। मतलब ऐसा लगता था कि उनके अंदर एसिडिटी का हमेशा टैंक भरा रखा है कोई, जब बोलते गंदा बोलते थे। एक कार्यक्रम में मैं था, वो भी भाषण देने गए तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरी जूती पर भारत का संविधान और भारत की सरकार, क्या जो लोगों को ताली बजानी थी उनने बजाई, और बाद में हमने जब पता किया तो पता लगा ये पहले विधायक रह चुके हैं कश्मीर से, क्या उसकी पेंशन ले रहे हैं, क्या चुनाव लड़े तब भी भारतीय थे, अब भी पासपोर्ट भी भारतीय है, और यहां दिल्ली पुलिस भी भारत की है जो उनको एस्कॉर्ट कर रही थी कि कोई उनको पकड़ के 2-3 कंटाप न मार दे कहीं, क्या और कह रहे थे कि हम भारत को नहीं मानते। अरे दादा, भारत को नहीं मानते तो फिर छोड़ो ना ही नागरिकता, नहीं। वैसे ही जो चुनाव को नहीं मानते कि चुनाव सब गलत हो रहा है, तो उस प्रक्रिया से हट जाइए। जो प्रक्रिया आपको लगती है गलत है, दूषित है, न्यायपूर्ण नहीं है, उसे हट जाइए ना, और संघर्ष कीजिए जब तक वो न्यायपूर्ण ना हो जाए आपके हिसाब से। लेकिन मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू ये नहीं चलेगा। मैं तो यही निवेदन करूंगा सभी राजनीतिक दलों से कि भैया अब समय नहीं बचा, लड़ने का भी समय नहीं बचा, मैं तो लड़ाई का भी समय बीत गया। ठंडे पानी से स्नान करिए, जौ का सत्तू पीजिए बर्फ डाल के, और शांति से सो जाइए। सवेरे बेहतरीन नाश्ता करके, टीवी पे हो टीवी नहीं, मतगणना स्थल पे जाना वहां जाके देखिए, जो जीत जाए उसको बधाई दे दीजिए, बाकी अपना घर में सो जाइए। तबीयत थोड़ी ठीक हो तो खाना खा लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए एक दिन, अगले दिन से फिर अपनी पार्टी की तैयारी करिए। इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा कि सर पे कफन बांध लो।
और जो सर पे कफन बांध लेते हैं उनको पुलिस जब हवालात में डाल देती है तो उनके गरीब बाप के घर का खेत बिक जाता है जमानत कराने में। कोई नेता नहीं आता, कोई नेता नहीं आता, जान लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक, फिर लौट रहे हैं। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? एक महान देश जिसके डीएनए में लोकतंत्र पेवस्त है, उसमें निर्वाचन का महायज्ञ, कल उसकी पूर्णाहुति, जनता का जनादेश। सभी राजनीतिक दलों के लिए ये जरूरी है कि जनादेश को उसी गरिमा के साथ सुनिए और स्वीकार करिए जिस गरिमा के साथ आप सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सुनते हैं और स्वीकार करते हैं, जिस गरिमा के साथ आप सुप्रीम कोर्ट में बेंच के सामने खड़े होते हैं जाकर, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, संसदीय लोकतंत्र के 3 आधार, और इन तीनों आधारों के ऊपर जनता। तो जब जनता फैसला सुना रही है तो अदब से सुनिए, तहजीब से सुनिए। नमस्कार। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा। Admissions now